नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज हमारे साथ संजीव जी आए हैं दोबारा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने के लिए। जो हम बात करते हैं कि मोदी जी आज जवाब क्यों नहीं देते। भाई, भारत के अंदर जवाब देना शुरू कर दिया है मुसलमानों को। दुकानों के ऊपर अपने नाम रखने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि तुसी मुसलमानों की हिंदू हो। हिंदुओं से नफरत करते हैं, हमारे देवी देवताओं से नफरत करते हैं, लेकिन हमारे ही देवी देवताओं के नाम पर पैसे कमाने में इनको नफरत नहीं आती है। मोदी जी ने उनको भी सीधा कर दिया, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर। यूरोप की एंकड़ी निकालने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है, इंप्लीमेंट भी हो गया है। इस सब के ऊपर बात करने के लिए संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये भारत में हमेशा हमारे मीडिया में एक ही बात बोलती है लोग कि मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते। जो जवाब आज यूरोप को दिया है, मुझे लगता है सदियों तक उन्हें याद रहेगा। जो ये बोलते थे कि ये तो भारत तो हमारा कॉलोनी था, ये हमारे से आगे क्यों जा रहे हैं, ये हमें जवाब नहीं दे सकते। जवाब भी ऐसा दिया है कि जिसको बोलते हैं कि दर्द कहां कहां होगा, ये यूरोप ही जानता है। सर, पूरा मुद्दा आप समझाइए प्लीज। सुमित जी, मैं पहले पहले यूरोप के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको कि कई साल पहले यूरोप के जो देश थे वो अलग अलग थलग थे। उनको एक ही संगठन के, एक ही अम्ब्रेला के नीचे धीरे धीरे करके लाया गया, जिसको आज हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं, ईयू के नाम से। तो ये बेसिकली लगभग लगभग 27 देशों का समूह है। और ये सारे 27 के 27 देश विकसित देश है। मतलब यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है इन देशों में। इनका लाइफस्टाइल जो जीने का वो बहुत अच्छा है। मतलब ये बेसिकली डेवलप्ड नेशंस है सारे के सारे। अच्छा, अब क्या हुआ कि इस दौरान पिछले 10 साल में इंडिया की इकोनॉमी ने उछाल मारना शुरू करा मोदी जी की गवर्नमेंट के अंडर। और वो लगभग लगभग फ्रेजाइल 5 में से निकल के टॉप 5 के अंदर उसने जगह बनाने की अपनी हिम्मत करी। तो अब ये जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है, ये बेसिकली 27 कंट्रीज है। इसमें ज्यादातर देशों में 90% देशों में जो है, इसमें बेसिकली लेफ्ट विंग टाइप की सरकारें हैं, लिबरांडो टाइप की सरकारें हैं, जिनका अपना डीप स्टेट है, अपना कमाल है। वो किसी भी दूसरे देश को विकसित होते देख नहीं सकते। वो कहते हैं कि हमारे अलावा कोई और विकसित हो ही नहीं सकता। तो जैसे जैसे हिंदुस्तान ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू करी पिछले 10-11 साल के अंदर, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये हमसे आगे कैसे जा रहे हैं। जैसे इंडिया ने कुछ साल पहले ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था रेस में। और वो ब्रिटेन इंडिया उसको 6-7 स्थान पर था, ब्रिटेन शायद छठे स्थान पर था। इंडिया ने उसको पीछे छोड़ के 5वें स्थान में जगह बना ली। अब इंडिया से ऊपर शायद सिर्फ 2 ही देश है यूरोप में। एक यूरोप में जर्मनी है, एक यहाँ पे एशिया के अंदर जापान है। तो आने वाले 1-2 साल में आप देखोगे इन दोनों को भी पीछे छोड़ देगा। और ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने क्या करा कि इंडिया से जो सामान यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट होता है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने रोक लगानी शुरू कर दी, ये बहाना लगा के कि ये क्वालिटी आपके सामान की अच्छी नहीं है, या ये जिस तरीके से आपकी पैकिंग ये ठीक नहीं है। मतलब कोई ना कोई इन्होंने जबरदस्ती बिना बेफालतू में कमियां निकालनी शुरू कर दी, जिसका कोई मकसद नहीं था। तो उन्होंने लगभग मतलब हमारी जितनी फूड आइटम्स होती थी, स्पेशली जितनी यहाँ से जो ग्रेन्स जाते थे या पैक्ड फूड आइटम्स जाती थी, उनको उन्होंने बैन करना शुरू कर दिया कि ये यूरोपियन मार्केट में नहीं एंटर कर सकती। अच्छा, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन इंडिया से चाहती है कि एक आप हमारे साथ ट्रेड डील साइन कर लो, जिसमें यूरोप का जो भी सामान है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी 27 कंट्री आती है, वो उनका सामान इंडिया की मार्केट में उनको उनको बेचने का मौका मिल जाए और उसमें टैक्सेस भी कम रहे। तो इंडिया ने कहा ये एक तरफी बात तो हो नहीं सकती कि आप सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं, अपना सामान हिंदुस्तान में बेचने की बात कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हम उस पर कम टैक्सेस चार्ज करें, कम इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करें, एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करें, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आती है। मगर आप हमारे अपने देशों में हमारा सामान एंटर नहीं करने दे रहे। किसी न किसी वजह से कोई ना कोई आप बैन लगा देते कि ये आइटम नहीं आती, ये आइटम नहीं आती। आज करते 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 आपने इतनी सारी आइटम बैन कर दी है कि हमारा जो ट्रेड का जो बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू हो गया है। तो इन्होंने वहां पे गुजारिश लगाई, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर गुजारिश लगाई, उनकी ट्रेड एसोसिएशन में गुजारिश लगाई, अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पे, चांसलर से बात करी कि भैया ये जो आपने रवैया अपनाया हुआ ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कीजिए, हमारे आइटम्स में कोई कमी है तो आप साफ बताइए, आप बेफालतू में इनको बिना वजह से बैन नहीं कर सकते। अच्छा, वो जब उनसे छानबीन की बात करी तो छानबीन की रिपोर्ट आज तक इंडिया को नहीं मिली है कि जो भी आइटम्स बैन हो रही है किस वजह से बैन हो रही है। तो
इंडिया ने जब उनसे कई साल तक नेगोशिएट करने की कोशिश करी, इसके ऊपर इस मुद्दे का हल निकालने की बात करी, तो आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। तो अब उन्होंने इंडिया ने कहा ठीक है, अगर आप लोग अपना रवैया नहीं बदलते तो हम अपना रवैया बदल लेते हैं। तो पिछले दिनों में लगभग लगभग 1500 यूरोपियन यूनियन की कंट्री, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, उनकी आइटम्स को इंडिया ने बैन कर दिया इंडिया में एंटर करने से। और ये सारी सारी फूड आइटम्स हैं। तो अब इंडिया ने जब ऐसा करा है तो वो तिलमिला गई है यूरोपियन यूनियन की, इंडिया ऐसे कैसे कर सकता है। इंडिया ने साफ उनको संकेत दिए है कि अगर आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी मार्केट का एक्सेस चाहिए तो हमें भी आपकी मार्केट का एक्सेस चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि उन कंट्रीज के जो अलग अलग कंट्रीज, जिस कंट्रीज को ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, वो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के पास जा रहे हैं या और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं कि इंडिया को किस चीज से मनाया जाए कि अपना ये सख्त रवैया है वो हटा ले, अब वो उसमें थोड़ा डाइल्यूट कर दे, ताकि हम लोगों को जो नुकसान हो रहा है यहाँ से एक्सपोर्ट करने का, वो हमें ना हो। क्योंकि वैसे भी यूरोप की इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे चली जा रही है, वो धीरे धीरे रिसेशन की तो दबते चले जा रहे हैं। उनको तो दूसरे देशों में जाके माल बेचेंगे तो उनकी इकोनॉमी इकट्ठी खड़ी होगी, वहां से रेवेन्यू आएगा। तो इंडिया ने ये समय सही चुना कि भैया अगर उनको सबक सिखाने का कि अगर हमारे साथ आप गलत तरीके से पेश आ सकते हो तो ये मत समझो कि हम आपके साथ सही तरीके से पेश आएंगे। हम उसी भाषा में आपको जवाब देंगे जिस भाषा में आपको समझ आती है बात। सर मुझे एक चीज बताइए, यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जो इंडियन कंपनीज वहां पर फूड आइटम्स भेज रही हैं उसमें फॉल्ट है, यानी कि वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, इसलिए उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगनी चाहिए। उन्हें वापस नहीं किया, एडिशनल ड्यूटी लगा दी ताकि इंडियन कंपनीज को माल बेचना मुश्किल हो जाए यूरोप के अंदर। भाई अगर सब स्टैंडर्ड है, खाने की आइटम है, आप फेंक दो। ड्यूटी ज्यादा लगाने से वो स्टैंडर्डाइज बन जाएगी। मुझे ये बात यूरोपियन यूनियन की समझ नहीं आई। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने बोल दिया कि जो आपका माल हमारे पास आ रहा है वो सब स्टैंडर्ड का है, हम इसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी नहीं लगाते, इसको बैन ही कर देंगे, और इसे वापस भी भेज दिया। अब ये होता है ट्रेड का एक्चुअल तरीका। ये गुजरातियों को, जैनियों को, मुझे नहीं लगता किसी को समझाना पड़ेगा कि भाई बिजनेस करते कैसे हैं। और यूरोपियन यूनियन को आज उसी की मेडिसिन में जैसे जवाब दिया है मोदी जी ने। आपको नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा झटका है जो यूरोप कभी सहन नहीं कर सकता? उन्होंने तो एडिशनल ड्यूटी लगाई, हमने बैन ही कर दिया। सुमित जी, यूरोपियन मार्केट में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा। वो उसको उनको ये जो ट्रेड का जो वॉर इंडिया के साथ शुरू हो गई है, इसका नुकसान उनको बहुत ज्यादा होगा। और ये क्लियर सिग्नल है कि हिंदुस्तान आज की डेट में किसी के सामने झुक के तो काम करेगा नहीं, हाँ आंख से आंख मिला के तो काम कर लेगा। अगर आप इंडिया के साथ मिलकर काम करने जाते हैं तो इक्वल लेवल पे काम करोगे, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पे काम करोगे, एक दूसरे के रूल्स एंड रेगुलेशन समझ के काम करोगे, आंख से आंख मिला के काम करोगे ना। झुक के काम करना तो इंडिया की फितरत अब रही नहीं अब, ठीक है ना। अब यूरोपियन यूनियन इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहती है, तब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी होल्ड पे डाल दिया गया है कि भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तभी होगा यूरोपियन यूनियन के साथ जब यूरोपियन यूनियन अपनी इन चीजों को सॉर्ट आउट करेगी। जो एक्स्ट्रा टैरिफ जो है, टैक्सेस जो है इंडियन इंपोर्ट पे लगा रखी है, अगर उसको नहीं हटा सकती तो हम भी जो जो आइटम्स हमने बैन करेंगे यूरोपियन यूनियन के, आने वाले दिनों में और भी आइटम्स बैन करेंगे। अब बेशक यूरोप के साथ हमारा जो एग्रीमेंट ट्रेड का होता है नहीं होता तो कोई बात नहीं, मगर हम दबके अब झुक के अब काम करने से तैयार नहीं है। सर बात हो रही है यूरोपियन कंपनीज ने, अब जाकर जो कंपनियां हैं वहां की, उन्होंने इनके जो यूरोपियन यूनियन के जो हेड्स हैं उनको बोलना शुरू कर दिया, भाई तुम जो है वाट क्यों लगा रहे हो हमारा इतनी बड़ी मार्केट भारत की जहां पे एक्सपोर्ट होती है, अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट यूरोप भारत में करता है। भारत ने वो दुकानदारी बंद कर दी। अब वो जाके बोल रहे हैं कि भैया आप इस जो छापा आपने शुरू कर दिया है भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगाने का, इसे खत्म कीजिए, हमारी री एंट्री इंडियन मार्केट में आप करवाइए, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि जो मोदी जी बोल रहे हैं, अब यूरोप की कंपनीज ने वो बोलना शुरू कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। सर आपको नहीं लगता ये एक तीर से कितने निशान कर दिए मोदी जी ने? एक बार उनके प्रोडक्ट्स को बैन करके वापस भेजा है, 1500 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है यूरोप से। मुझे लगता है 1400 प्रोडक्ट आते थे, 1500 तो बैन कर दिए, यानी कि जो आगे जाकर आने थे वो भी बैन कर दिए पहले से। अब वहां पे चीखें निकल रही हैं यूरोपियंस की, रिसेशन के अंदर ऑलरेडी हैं। आपको नहीं लगता कि इसके रेपरकेशंस बहुत दूर तक जाएंगी, बाकी दुनिया को भी पता लगेगा? बिल्कुल ठीक है सुमित जी। देखिए
जो यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट इंडिया ने एक्शन लिया है, ये तो एक सही स्पिरिट में एक्शन लिया, क्योंकि इंडियन इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हमें हमें भी सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी है। और इस टाइप के टफ एक्शन के थ्रू ही ये चीजें हल होती हैं, क्योंकि कितने सालों से नेगोशिएशन चल रही थी, यूरोपियन यूनियन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वो कहीं से किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा निकाल रहा था कि जिससे इंडियन मार्केट इंडियन प्रोडक्ट्स उनकी मार्केट में जगह ही ना बना पाए। तो अब इंडिया ने कहा ठीक है, अगर आप अपनी मार्केट को एक्सेस हमें पूरी तरह खुल के नहीं देना चाहते, तो हम भी अपनी मार्केट को एक्सेस आपको खुल के नहीं देना चाहेंगे। तो दुनिया में अब प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, अब किसी और देशों में प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर लेंगे, आपसे क्यों इंपोर्ट करा जाए। तो आज की डेट में पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, इंडिया की मार्केट के अंदर एंट्री करना चाहती है, और प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। एक से बढ़ के क्वालिटी के प्रोडक्ट दुनिया के दूसरे देश भी बहुत अच्छा बनाते हैं, सिर्फ यूरोप की कंट्रीज ही नहीं बना रही हैं। मगर यूरोपियन यूनियन को ये गुरूर था कि हम क्योंकि विकसित देशों की लिस्ट में आते हैं, हमें 27 देश हमारे, तो हमसे बेटर तो कोई काम करता नहीं है। और उनकी जो सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर कि भैया हम गोरे लोग हैं, तो हम गोरे लोग तो सांप सांप की कैटेगरी में आते हैं, और हमको तो सिर ऊंचा करके ही बात करोगे तो सही रहेगा, और हम आपके माई बाप हैं। तो इन्होंने उन माई बाप की फूंक निकाल दी है। अब वो माई बाप मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि उनके जो उद्योगपति हैं उस कंट्रीज के, उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उन पॉलिटिशियंस के पीछे अब हाथ धो के पड़ गए कि भैया हम मर जाएंगे अगर इंडिया की मार्केट में एक्सेस हमारे लिए बंद हो जाएगा। तो वो अब उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। अब क्योंकि उनके पॉलिटिशियन पे प्रेशर पड़ रहा है, तो वो पॉलिटिशियन जो टॉप उस कंट्री की टॉप लीडरशिप है, उस पर प्रेशर डाल रहा है। टॉप लीडरशिप मिलकर अब यूरोपियन यूनियन के अंदर जा रही है। यूरोपियन यूनियन एक सिंगल संगठन के रूप में अपने को पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रही है, इंडिया के सीनियर टॉप लीडरशिप से बात करने की कोशिश कर रही है। इंडिया ने टॉप लीडरशिप ने साफ सिग्नल दे दिए कि बात तो अब एक ही शर्त पे होगी कि दोनों के लिए बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा। अगर आपके प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंट्री चाहते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को भी आपको अपनी मार्केट में एंट्री देनी पड़ेगी, खुल के काम करेंगे एक दूसरे के, तभी तो हम किसी रूल आपके जो रूल अपने जो टफ स्टांस है उसको कुछ हद तक हम डाइल्यूट करने के लिए तैयार है। मगर शर्त एक ही है कि हमारे प्रोडक्ट्स आपकी मार्केट में एंटर करने चाहिए। सर मुझे याद है कि एक बार अबाउट 3-4 इयर्स बैक जो भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था कि जो चाइना है वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को वो यूरोप में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन भारत वहां पर फेल हो जाता है। ऐसा क्या चक्कर है कि उनके प्रोडक्ट्स तो पास हो जाते हैं, हमारे फेल हो जाते हैं। अब उसके मैं कुछ मुद्दे बताता हूँ। जो यूरोप बोलता है कि भारत के अंदर केमिकल्स का यूज बहुत ज्यादा है, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो सही नहीं है, बिकॉज एक लिमिट होती है जितना आप केमिकल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है भारत के अंदर कोई कंट्रोल्ड वे से फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है, इसलिए केमिकल लेवल्स बढ़ जाते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे जो अपना जो वाटर है, अंडर वाटर जो धरती के नीचे पानी जो खींच कर अपनी सिंचाई करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसके अंदर भी केमिकल्स पाए जाते हैं, वहां पर भी सॉलिड कंटेंट्स बहुत ज्यादा हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण ये हमारे प्रोडक्ट्स को बैन करते हैं। जब उनके स्टैंडर्ड से हम माल बनाना शुरू करते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम कंपीट ही नहीं कर पाते पूरे दुनिया में। लेकिन चाइना के अंदर भी वो केमिकल्स यूज होते हैं, यहां पर भी वो सारा कुछ है, लेकिन इनके माल पास हो जाते हैं। तो जब उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करें, तो मैंने तब भी बोला था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों को कि आपको एक ही काम करना है, गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन की जो गवर्नमेंट है वहां पर वैसे ही नेगोशिएट करे जैसे चाइना करता है। यानी कि चाइना ने बोल दिया अगर आप मेरे प्रोडक्ट्स को बैन करेंगे, मैं आपके प्रोडक्ट्स को बैन करूंगा, भारत को यह काम करना पड़ेगा। ये मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बोल रहा हूँ, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना वालों का, ये मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, एंड आई गेव अ वेरी डिटेल्ड लेक्चर देयर कि आपको ये काम करना पड़ेगा। ये 3 साल या 4 साल पुरानी बात है, उसका काम आज जाकर हुआ है, देर से रही सही, लेकिन डायरेक्शन सही है। आपको नहीं लगता कि ये जो आज काम किया है हमने यूरोप के साथ, चाइना के साथ भी हमें ऐसा ही काम करना चाहिए? क्योंकि चाइना हमारे से इंपोर्ट तो करता है, चावल है, दालें हैं, जो वहां पर कमी है, लेकिन जो हमारे ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं या कोई और प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट नहीं होने देता। क्या भारत आज की डेट में 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए का माल हम चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट के बदले, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स को इन्होंने भी बैन किया हुआ है। ऐसा ही एग्रीमेंट जो हमने अब यूरोप के साथ इनकी एंकड़ी निकाली है, चाइना की एंकड़ी निकालने का टाइम नहीं है क्या?
सुमित जी, देखिए इंडिया के अंदर अब धीरे करके जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया के अंदर ट्रांसफर हो रही है। यहाँ के लोग, यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने खुद ही वो आइटम्स बनानी शुरू कर दी हैं। तो जैसे जैसे हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हमें उतना उतना सामान चाइना से कम इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अभी शायद थोड़ी सी मजबूरी है इंडियन इंडियन इंडस्ट्रीज की कि बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर शायद बनते ही नहीं, और चाइना में बनते हैं और सस्ते दाम पे बनते हैं। तो या तो उनकी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर लगे तेजी से और कम दाम पे वो बना के, या थोड़े ज्यादा भी दाम के बने हुए तब भी इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उस कंपोनेंट्स को खरीदने को तैयार हो जाते हैं। मगर वो अगर प्रोडक्ट इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं है तो हमारी मजबूरी है फिर चाइना से माल इंपोर्ट करने की। तो अभी तक जो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा और चाइना के बीच में जो इतना फर्क आ रहा है वो इसी वजह से है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो बोले इंपोर्ट हो रहे हैं जो जिसका जिसका मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता तो उसकी उसकी जो क्वांटिटीज अवेलेबल है वो कम है, या वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो जो एक व्यापारी होता है, जो इंडस्ट्रीज होता है, वो बेसिकली एक अच्छी क्वालिटी का माल भी खरीदना चाहता है, और सस्ते दाम पर भी खरीदना चाहता है, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो सब उस चीज से निर्भर करता है। उस कॉस्टिंग, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है उसकी सब चीजों में, रॉ मटेरियल की परचेज पे निर्भर करती है, कॉम उसके फिनिश प्रोडक्ट्स पे निर्भर करती है। तो जैसे जैसे मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें अभी शायद 5 साल का वक्त और लगेगा। तो शायद मोदी जी ने जो इंडिया के जो स्टार्टअप सिस्टम पे जो जोर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स खुलने चाहिए, वो उसकी जो मकसद था वो यही था कि नए नए उद्योगपति हिंदुस्तान में आए, सामने आए, नए नए आइडियाज लेके आए, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए, नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर वो अपने पैर, अपने कीर्तिमान स्थापित करें। और जैसे जैसे काम हो रहा है, पिछले 10 साल में काफी कुछ काम हुआ है और अगले 10 साल में और भी बढ़ चढ़ के होगा। तो जो जो बेस पिछले 10 साल में तैयार हुआ है यहाँ पे मतलब एक बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसका जो फल जो हमें मिलेगा वो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर सामने आएगा। और इंडिया विल डेफिनेटली, मतलब मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, इंडिया वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने के लायक बन जाएगा। और बहुत सारा सामान उस टाइम तक हम चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना से आने में अभी थोड़ा सा वक्त और है। और शायद ये चाइना भी इस चीज को जानता है, वो भी इस चीज का फायदा उठाता है कि भाई इंडिया तो मेरे पे शायद इस वक्त नहीं काम चला सकता। तो बट शायद वो देखिए ये जो गेम होती है ना, डिमांड एंड सप्लाई पे भी बेस्ड होती है। आज इंडिया यूरोप के साथ क्यों टक्कर ले पा रहा है या क्यों सख्त पॉलिसी ला पा रहा है, क्योंकि जानता है, इंडिया जानता है कि जिस जिन जिन मैं आज आज की यूरोपियन यूरोपियन मार्केट्स में मैन्युफैक्चरिंग बेस आज की डेट में इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि चाइना या इंडिया के अंदर है। तो इंडिया उनसे टक्कर लेने की हिम्मत रख रहा है, चाइना से भी टक्कर लेने की हिम्मत रखेगा कुछ सालों के बाद में। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने कि अभी हम चाइना से टक्कर लेने की पोजीशन में नहीं है। एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न, अभी बेस बन रहा है, बेस बन जाएगा, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर हम भी जमीन जो है नीचे से कैसे खिसकानी है, ये मोदी जी को बड़ी अच्छी तरह से आता है। चलिए सर, आज बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है कि यूरोपियन यूनियन की हैंकड़ी कैसे निकाली है, और अगले कुछ सालों के बाद चाइना की भी हैंकड़ी ऐसे ही निकाली जाएगी। और उस दिन का मुझे तो बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा। मैं तो यहाँ पर अभी भी चाइना के अंदर ढूंढता रहता हूँ कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट कहाँ पे है, और जब जब मुझे वो प्रोडक्ट दिखता है तो मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे डालता भी हूँ। और क्या गर्व होता है मुझे वो देखकर, मेड इन इंडिया, वो भी चाइना के अंदर। यहाँ पर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं, हमारे मसाले हैं। इवन कि मुझे बेशक वो छोटा सा प्रोडक्ट था, जो हैंगर्स हम यूज करते हैं घर के अंदर, वो मेड इन इंडिया थे। मैंने स्पेशली वो फोटो खींचकर अपने ट्विटर के ऊपर लगाया था कि ये है मेक इन इंडिया का सक्सेस, कि चाइना जैसी कंट्री जिसको वो लोग बोलते हैं कि कोई बीट नहीं कर सकता प्राइसिंग में और क्वालिटी में तो सब सारी बीट कर लेते हैं, प्राइस पे कोई बीट नहीं कर सकता। उन्हें हमने प्राइस में भी और क्वालिटी में इन्हीं के घर में आकर घुसकर यहाँ पर मारा है। सर, आपका क्लोजिंग कमेंट पे वाइंड अप करते हैं इस वर्ल्डफुल न्यूज के बाद। सुमित जी, देखिए जितनी इंडिया की पॉलिसीज वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रांग रहेंगी उतनी इंडिया तरक्की करेगा। अब देखिए, मैं इसके पीछे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैंने कई सारी कंपनीज के लिए एज ए कॉर्पोरेट लेवल पे भी काम करा गया। हम लोग बिजनेस डेवलप करते थे, मार्केट भी डेवलप करते थे, मगर
उन कंपनीज जिनकी जिनकी जो पेमेंट रिकवरी की पॉलिसी स्ट्रांग होती थी, जो पेमेंट रिकवरी में किसी किस्म का लिहाज नहीं करते थे और वो टाइमली पेमेंट इकट्ठी करने में कामयाब हो जाते थे अपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद में, उतनी उतनी ही बारी उनको वो अपनी सर्कुलेशन को घुमाने में भी कामयाब होते थे, उतनी अपनी टर्नओवर को घुमाने में कामयाब होते थे, उतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाने में भी तैयार हो जाते थे। तो कंपनी की पॉलिसीज राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, सख्त भी होनी चाहिए और एक क्लियर सिग्नल होना चाहिए कि हम इसी तरीके से काम करेंगे, तो उसका फायदा उस टाइप की कंपनी को फिर मिलता है मार्केट के अंदर। सेम चीज एक कंट्री भी अगर एक क्लियर कट पॉलिसी के साथ दुनिया का उतरे और अपनी अपनी अपने स्टैंड पे वो कायम रहे और वो दिखाए कि हमारे साथ हम नॉनसेंस नहीं सहेंगे, हमको इस तरीके से आप गलत तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते, तो लॉन्ग टर्म में इसका इसका फायदा हमें हमारी कंट्री को ही होगा, ना कि सामने वाले को। बिल्कुल सही है सर। और यही जो आपकी कॉर्पोरेट कंसल्टिंग की जो एक्सपर्टीज है उसके ऊपर हमने वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी हैं। और जो सुन रहे हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक है बिजनेस रिलेटेड जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, आप प्लीज मुझे ईमेल कर सकते हैं। और मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम का अकाउंट है, उसको भी ज्वाइन करके आप वहां पर भी डाल सकते हैं। और हम लोग उस चीजों को आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके ऊपर वीडियोस भी बनाएंगे। तो थैंक यू सर आज ज्वाइन करने के लिए। ये जो एंकड़ी निकाली है, मजा आ गया देखकर। अभी बाकियों की एंकड़ी एक एक करके निकालनी है। मुझे लगता है सबसे पहले पाकिस्तान की निकाली जाएगी। चलिए उस चीज की इंतजार रहेगा। मोदी जी ने बड़ी हाई लेवल मीटिंग भी करी है, इसके ऊपर भी वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इन सम अदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.